हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो बच्चों हमें समझना है वो हम देखेंगे कि जो हमारी बैटरी होती है और बैटरी के साथ एक हम पढ़ते हैं कि ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम बोलते हैं, तो वो समझेंगे। और देखेंगे कि बैटरी का जो ईएमएफ होता है और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या वहाँ पर क्या ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम कहाँ पर ईएमएफ बोलते हैं, कहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं या पोटेंशियल हम बोलते हैं, तो उसको हम समझेंगे। और साथ ही फिर देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट पावर होती है, जो कोई भी सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसके अंदर करंट कैसे कैसे फ्लो होती है और कैसे हम किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर करंट फाइंड कर लेते हैं, फिर पावर वहाँ से फाइंड कर लेते हैं। और उसके बाद देखेंगे कि जो हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट है, करंट जब किसी वायर में फ्लो हो रही है तो वहाँ पर हीट जनरेट होती है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है उस पर समझेंगे। और उसके बाद आज जो हमें समझना है वो किरचॉफ्स लॉ के बारे में समझेंगे। ये किरचॉफ्स लॉ क्या होता है और ये इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए ही है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बैटरी का ईएमएफ है वो क्या होता है। कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ इस तरह का बना होता है, जहाँ पर एक ये बैटरी का साइन बना होता है, साथ में स्मॉल आर एक लिखा होता है। इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो आंतरिक प्रतिरोध उसका हम कहलाता है सर्किट के अंदर, जो सेल का। तो ये सेल एक तरीके से यहाँ पर ये है, या बैटरी हम कहें। तो सेल और बैटरी की अगर इंटरनल स्ट्रक्चर पे हम जाएं तो देखते हैं कि कुछ इस तरह से हम जो हमारी लेक्लांसी सेल है या डैनियल सेल है या और भी कोई अगर किसी तरह की सेल है, तो हम उसमें देखते हैं कि कुछ सॉल्यूशन उसके अंदर भरा होता है और दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड इलेक्ट्रोड होता है। और इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम उसको इस वाली जो सेल को हम इस तरह से यहाँ पर दिखाते हैं कि ये सेल है और साथ में उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस वहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, स्मॉल आर, जिसको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ ये इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का कहाँ से आता है उसको हम समझ लेते हैं। जो सेल होती है उसमें एक तरीके से ये सेल एक बैटरी है और इसके अंदर पोटेंशियल कहाँ से आता है उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये कैथोड कहलाता है एक तरीके से, जिस पर ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पर एक ये एनोड होता है जिस पर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होता है। तो दोनों जो एनोड और जो एनोड हमारा ये है, कुछ स्पेशल मटेरियल वहाँ पर होते हैं, जैसे जिंक है, लिथियम है, उसकी कुछ रोड होती है, तो कंडक्टिंग ये रोड वहाँ पर ली जाती है और उसके अंदर एक सॉल्यूशन लिया जाता है जो आयंस क्रिएट करता है एक तरीके से। तो जब यहाँ पर कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है तो यहाँ पर आयंस क्रिएट होने लगते हैं और देखते हैं कि एनोड की तरफ को नेगेटिव चार्जेस इकट्ठा होने लगता है और कैथोड पर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। तो ये एक तरीके की बैटरी की तरह काम करती है और इससे हम पावर ले सकते हैं और अपने जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें करंट फ्लो हम करा सकते हैं। तो ये इस सेल कहलाती है। तो यहाँ से इस सॉल्यूशन के अंदर एक नेगेटिव आयंस भी, पॉजिटिव आयंस भी होंगे, नेगेटिव आयंस भी इसमें क्रिएट होते हैं, तो वो एक इधर उधर को वहाँ पर चलने लगते हैं। तो आयंस को आगे पुशअप करने के लिए हमें एक ईएमएफ की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम बोलते हैं। तो ये बैटरी का या सेल का होता है जिसको हम ई से डिनोट करेंगे। और इसको अगर देखा जाए तो ये एक एक्चुअल में वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स होता है कि चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो आयंस यहाँ पर ये हैं लिक्विड के अंदर, तो वहाँ पर इस पर एक फोर्स लगता है जिसको हम कहेंगे कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्यू। तो फोर्स कुछ डिस्प्लेसमेंट का जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है वो वर्क होगा। आयंस को एक जगह से दूसरी जगह पुशअप करने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज पे, इसी को हम इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स कहते हैं। तो ये सेल के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसके बाद देखेंगे कि जो हमारा पोटेंशियल होता है, तो वो अगर हम कोई एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस कैपिटल आर यहाँ पर लगा दें तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो ईएमएफ से अलग होता है। ये इसके बराबर भी हो सकता है। बराबर कब होगा? जब ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 0 हो जाए। ये तो आइडियल केस है क्योंकि पैरेलल में फिर वोल्टेज सेम हो जाएंगे, जो इसका वोल्टेज है वो यहाँ पर आएगा, लेकिन कुछ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, उसके अंदर भी वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर हो जाता है। तो फिर यहाँ पर जो ईएमएफ है और जो यहाँ पर आर के में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सेल लगी है और इसकी वजह इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है और इसमें करंट इधर से फ्लो हो रही है। इधर से क्यों हो रही है? क्योंकि ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन इधर को चलेंगे और इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा के अपोजिट में हम करंट को मानते हैं। तो ये करंट इसमें इस तरह से एक सेल के थ्रू रेजिस्टेंस आर में फ्लो हो रही है। तो इस करंट की अगर वैल्यू हमें निकालनी पड़े तो हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो ईएमएफ क्या है और
और यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो इसके अंदर जो पोटेंशियल होगा तो V बराबर क्या होगा, IR एक तरीके से होगा कि इसमें कितनी यहाँ पे करंट गई है और उसका रेजिस्टेंस क्या है। तो ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर हुआ इस A और B के बीच में। और यहाँ पर अगर हम देखें कि इससे नेट पोटेंशियल तो ये है, इससे कितनी करंट जा रही है, I क्या होगी, E अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस इस कैपिटल R प्लस में स्मॉल r यह होगा। इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करें, थोड़ा हल करें तो ये आ जाएगा। और यहाँ से IR एक तरीके से इसका पोटेंशियल डिफरेंस है A और B के बीच में, तो उसका एक्सप्रेशन ये निकल के आता है V इजिकल टू E माइनस IR, जहाँ पर E जो ये है EMF है और V यहाँ पर पोटेंशियल है बिटवीन A एंड B के बीच में। तो हम देख रहे हैं कि माइनस IR के बराबर होता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा EMF से कम होता है क्योंकि कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इसमें यहाँ पर होता है। तो ये कब है, जब हम सेल से पावर करंट ले रहे हैं, यानी कि सेल अब डिस्चार्ज हो रही है, वो उससे हम उसको यूज़ में ले रहे हैं। लेकिन अगर यही सेल चार्ज को अगर हम कर रहे हैं उसको बाहर से, क्योंकि सेल को तो हम चार्ज भी करते हैं, बैटरी है कोई भी, इसको चार्ज हम करते हैं, चार्जिंग के केस में यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो ये हमें फॉर्मूले ध्यान रखने होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो स्लाइटली ग्रेटर दैन EMF के यहाँ पर आता है। और ये दोनों बराबर होंगे अगर या तो सर्किट में करंट जीरो फ्लो हो रही हो, यानी कि इसका कोई हम यूज़ ना कर रहे हो, या फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस का जीरो हो, तब इसमें ये एक तरीके से यहाँ पर ये दोनों बराबर होंगे। तो ये EMF का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ पर बैटरी लगी होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी यहाँ पर शो होते हैं, तो वो कैसे कैसे होते हैं, तो वो उसका हमें अंदाज़ा होना चाहिए। तो ये चीज़ें हुई। अब इसके बाद देखते हैं कि जो करंट होती है, करंट, तो इसमें करंट की जो पावर होती है वो क्या है, उसको समझ लेते हैं। चलिए, तो ये हमने सेल के बारे में समझा, EMF के बारे में समझा। अब देख लेते हैं कि जो पावर होती है वो एक्चुअल में जो मैकेनिकल पावर है उसी की तरह है कि पावर क्या होता है वास्तव में W अपॉन T यहाँ पर ये होता है कि वर्क अपॉन एक तरीके से टाइम यहाँ पर ये होगा। और जो पावर यहाँ पर एक ये है, ये वाली पावर है, तो यहाँ पर अगर इसको देखें वर्क क्या होता है, वर्क एक तरीके से हमने पोटेंशियल की टर्म में भी देखा है कि पोटेंशियल क्या होता है, W अपॉन Q ये होता है, या वहाँ से W बराबर क्या आ जाएगा, VQ ये निकल के आता है। तो पोटेंशियल क्या था, वर्क पर यूनिट चार्ज, इसको हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर W की जगह रख सकते हैं VQ अपॉन में T, तो ये क्या निकल के आएगा, करंट बन जाएगा। तो यहाँ से VI, तो ये इलेक्ट्रिकल पावर एक तरीके से यहाँ पर होती है। और ओम के जो नियम है V इजिकल टू IR होता है, तो यहाँ पर ये पुट कर सकते हैं। तो इसका एक और फॉर्मूला बन जाएगा I स्क्वायर R ये बन जाएगा। तो एक और इसका फॉर्मूला बन सकता है, ये तो हुआ पोटेंशियल और करंट की टर्म में, ये हुआ करंट और रेजिस्टेंस की टर्म में। एक हो सकता है पोटेंशियल और रेजिस्टेंस की टर्म में, तो वो होता है V स्क्वायर अपॉन R। तो ये तीन फॉर्मूले पावर के यहाँ पर होते हैं। और जो पावर की यूनिट होती है, यहाँ से देखें तो इसकी जो यूनिट होगी एक तरीके से जूल पर सेकंड यहाँ पर ही होगी, या इसको हम वाट भी कहते हैं। और वाट जो इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट होती है, इसको वाट भी यहाँ पर कहा जाता है। तो ये हुआ एक तरीके से जो पावर के संबंधित है। इसके बाद देखते हैं कि जो हमारा हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ द करंट होता है वो क्या होता है। जब करंट किसी भी मटेरियल में फ़्लो होती है, कंडक्टर में फ़्लो होती है, तो वो वहाँ पर रेजिस्टेंस भी होता है, और रेजिस्टेंस की वजह से हीटिंग इफ़ेक्ट भी वहाँ पर होता है। तो वो हीट जो जनरेट होती है उसको H से डिनोट करते हैं, और वो एक तरीके से जो हीट हमारी होगी वो पावर इनटू टाइम के साथ हम कैलकुलेट उसको करते हैं। तो पावर के फॉर्मूला भी हमने देखा था कि पहले आता VI/T, ये यहाँ से I स्क्वायर RT, और यहाँ से V स्क्वायर अपॉन में R इंटू T। तो ये यहाँ से जो हमारा हीट है कि जब कोई करंट किसी कंडक्टर फ्लो होती है तो वहाँ पर कितनी हीट जनरेट होती है, तो ये वाले फॉर्मूले हम उसमें यूज़ करेंगे। तो ये हुआ एक तरीके से हीटिंग इफेक्ट। इसके बाद देखते हैं जो किरचॉफ्स लॉ होता है वो क्या होता है। हमारे को एक अगर बहुत छोटे से सर्किट की बात करें तो वहाँ से तो हम करंट, किसी रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज को आसानी से बता सकते हैं। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जाते हैं तो उनमें बताना मुश्किल हो जाता है कि किस, मान लिया किसी सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हों, यहाँ पर 1 2 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, 2 सेल लगी हैं,
तो हमसे पूछ ली जाए कि रेजिस्टेंस R3 में कितना वोल्टेज होगा, ड्रॉप होगा, R1 में कितना होगा, या इसके थ्रू कितनी करंट फ्लो होगी, ये इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए किरचॉफ ने 2 नियम दिए हैं। उन नियम की हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही इसके अंदर हमें समझना है किरचॉफ्स लॉ में। तो किरचॉफ्स के जो यहाँ पर 2 नियम हैं, एक तो पहला नियम है जो लॉ ऑफ करंट जिसको हम बोल देते हैं, और दूसरा है लॉ ऑफ वोल्टेज जिसको हम बोलते हैं। तो किरचॉफ का पहला नियम है जिसको हम एक तरीके से लॉ ऑफ करंट बोलते हैं। तो इस नियम के अनुसार क्या है, अगर किसी भी जंक्शन पे कुछ करंट आ रही हैं और कुछ करंट वहाँ से जा रही हैं, मान लेते हैं इस तरह का कोई ये है, ये कुछ करंट यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि आ रही हैं, कुछ जा रही हैं। मान लिया ये I1 करंट आई है, यहाँ पर I2 करंट आई है, यहाँ पर I3 करंट आई है, और जाने वाली ये I4 है और ये I5 है। तो इस तरह का जंक्शन पे है, कुछ करंट आ रही हैं, कुछ जा रही हैं। तो इसके संबंध में किरचॉफ का पहला नियम क्या है? किरचॉफ का पहला नियम यहाँ पर ये है कि जो अलजेब्रिक सम होगा करंट का जंक्शन पे वो 0 होगा। दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, और ये लॉ ऑफ करंट कहलाता है। और क्योंकि करंट है, और करंट एक तरीके से कहीं ना कहीं आवेश से मिलकर बनी है, Q/T, तो ये एक तरीके से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है कि जो प्रिंसिपल का लॉ है ये किस प्रिंसिपल पे, जो किरचॉफ का पहला नियम है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो कहेंगे कि ये प्रिंसिपल जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, यानी कि चार्ज ना तो कहीं से ख़त्म हुआ है ना उत्पन्न किया है, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। तो 1 नंबर में कभी कभी ऑब्जेक्ट टाइम पूछ लिया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? अलजेब्रिक सम का मतलब है कि साइन के साथ लेंगे, जो जंक्शन की तरफ वो करंट आ रही है उनको पॉजिटिव मानेंगे कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज माइनस I4 माइनस I5 इजिकल टू 0। ये अलजेब्रिक सम का मतलब ये है कि साइन के साथ लेंगे, जो जंक्शन की तरफ को आ रही है उसको पॉजिटिव, जो जा रही है उसको नेगेटिव। या हम कह सकते हैं कि जाने वाली करंट का जो सम है यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3, वो एक तरीके से आने वाली जो करंट का सम है वो जाने वाली जो करंट का सम के बराबर यहाँ पर होगा। तो दिस इज़ द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ करंट कहते हैं, एंड इट इज़ बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि जो इसका प्रिंसिपल ये किस पर बेस्ड है। तो ये किरचॉफ का पहला नियम हुआ। अब किरचॉफ का दूसरा नियम समझते हैं, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कुछ इसमें सेल भी यूज़ होंगी, रेजिस्टेंस भी यूज़ होंगे, और देखते हैं इसको कैसे हम समझते हैं। आइए, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है इसको हम लॉ ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं। दूसरा जो यहाँ पर नियम है लॉ ऑफ वोल्टेज भी इसको हम यहाँ पर कहते हैं। और यहाँ पर देखा जाता है कि किसी बंद पास में क्लोज लूप अगर यहाँ पर हम मान लें तो देखा जाता है कि किसी क्लोज सर्किट के अंदर, क्लोज लूप के अंदर, अभी समझेंगे क्लोज लूप किसको कहते हैं। क्लोज लूप के अंदर तो जितना EMF होता है उसका सम, और वहाँ पर जितने रेजिस्टेंसेस हैं उस रेजिस्टेंस में फ़्लो होने वाली करंट, और वहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के सम के बराबर होता है। ये है किरचॉफ का दूसरा नियम। किसी भी, फिर से मैं इसको बताता हूँ कि कोई भी बंद पास या क्लोज लूप के अंदर जितने भी EMF लगे हैं या सेल जितनी भी लगी हैं उन सब के EMF का अलजेब्रिक सम का मतलब प्लस माइनस हम वहाँ पर देखेंगे, बराबर होता है उस क्लोज लूप के अंदर या बंद पास के अंदर रेजिस्टेंस और उसमें फ़्लो होने वाली करंट का मल्टीप्लिकेशन का सम के बराबर यहाँ पर होता है। तो अब इसको हम समझते हैं इस सर्किट के आधार पे। मान लेते हैं कि एक सर्किट है, इसके अंदर 2 सेल यहाँ पर लगी हुई है, E1 और E2, और 3 रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3। इसमें देखते हैं कि हम किरचॉफ सेकंड लॉ कैसे लगाते हैं। तो ये सेल है और इसका सेल का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर ये है और इसका पॉजिटिव ये है, और यहाँ पर ये नेगेटिव टर्मिनल ये है, पॉजिटिव ये है। तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन कहाँ से, जो इसकी डायरेक्शन हम मानते हैं यहाँ पर EMF की, वो देखेंगे कि इसकी जो डायरेक्शन को हम लेते हैं सेल की, वो इस तरह से लेते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को, ऐसे इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को यहाँ पर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इसकी वजह से एक करंट होगी, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है,
तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर को चलेंगे तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। तो इधर को करंट मान लेते हैं कि ये एक तरीके से I1 फ्लो हो रही है। अब इसमें आते हैं और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल इधर है तो इलेक्ट्रॉन इधर को जाएगा तो करंट की डायरेक्शन इधर को होगी। तो ये एक करंट I2 मान लेते हैं, इसकी वजह से फ्लो हुई है। और यहाँ पर किरचॉफ का फर्स्ट नियम लगेगा, जब जंक्शन पे आएंगी तो ये करंट इधर को मिल के जाएंगी। तो ये करंट एक इधर को यहाँ से इसमें जो फ्लो होगी एक तरीके से वो I1 प्लस I2 यहाँ पर होगी। और जब यहाँ पर आएंगी तो इधर को I1 करंट चली जाएगी और फिर इधर को I2 करंट यहाँ पर चली जाएगी और इस तरह से ये सर्किट पूरा हो जाएगा और ये सर्किट हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें करंट फ्लो होगी। तो अब इसमें जो किरचॉफ का सेकंड नियम है उसको लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके साथ एक हमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एक तरीके से एरो बनाने पड़ते हैं। करंट देखो, करंट इसमें क्या हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो हम एक तरीके से ये एरो इसमें बना देते हैं कि करंट की इस तरह से इसमें क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। तो ये हम एरो किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज में दोनों बना लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज में दोनों बना लीजिए, उससे कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर भी देख करंट क्या फ्लो हो रही है, वो इधर से फ्लो हो रही है ऐसे। ये इधर में करंट में क्या है, एक तरीके से ये यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्या हो रही है क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। या हम दोनों को ही क्लॉकवाइज में कुछ एरो यहाँ पर लगा सकते हैं, उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। कुल मिला के हमें ये देखना पड़ता है कि इसकी साइड में कौन सी करंट है और इसके अपोजिट में कौन सी करंट है। मान लेते हैं कि हम इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इस तरह से ये यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर करंट क्लॉकवाइज और इस वाले रूप में करंट की दिशा में हमने एरो लगा दिया। अब इसकी दिशा डायरेक्शन में जो अपोजिट होगा उसको माइनस लेंगे और इसके ही डायरेक्शन में जो होगा उसको पॉजिटिव लेंगे। और ये क्यों करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो इसके डायरेक्शन में जो भी होगा, चाहे वो EMF हो चाहे करंट हो, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। इसके अपोजिट अगर हुआ तो उसको नेगेटिव हम यहाँ पर लेके चलेंगे। किरचॉफ का जो सेकंड नियम है उसको लगाते हैं। पहले ये क्लोज लूप 1 है, ये क्लोज लूप एक तरीके से 2 है। तो क्लोज लूप 1 के लिए हम देख रहे हैं, तो 1 के लिए देख रहे हैं कि जो करंट है वो इस डायरेक्शन फ्लो हो रही है। EMF यहाँ पर क्या है, E है, वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो एक तरीके से E1 यहाँ पर माना जा सकता है बराबर, केवल एक ही EMF है और नहीं है। और इसकी इधर देखेंगे IR, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर कौन कौन से हैं, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है। तो क्योंकि ये डायरेक्शन केवल जो हमने ये एरो बनाया है उसी डायरेक्शन में, तो सब पॉजिटिव होंगे। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि I1 और प्लस I2 ये करंट है कौन से रेजिस्टेंस में, R3 में है। और प्लस में यहाँ पर ये I1 करंट है किसके अंदर है, R1 के अंदर, ये यहाँ पर ये है। तो ये एक इक्वेशन आई यहाँ पर। और दूसरा अब इसमें देखते हैं हम, क्योंकि ये एक तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो सब ये उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हमने एरो बनाया है। इसको हम इस डायरेक्शन में बना सकते थे जो एरो ये है, फिर उसी हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव हम डिसाइड करते, क्योंकि अगर उस डायरेक्शन में जो होगा एरो की साइड में उसको हम पॉजिटिव, उसके अपोजिट में जो होगा उसको नेगेटिव। बस ये सबसे महत्वपूर्ण जो बात यहाँ पर ये है, ये समझना है। बस छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि इस एरो का बनाने का कोई नियम नहीं है। इसको हम क्लॉकवाइज भी ड्रॉ कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस एरो की जो इसी एरो की डायरेक्शन में, चाहे वो EMF हो चाहे वो करंट हो, अगर वो इसी डायरेक्शन में आ रहे हैं तो पॉजिटिव ले जाएंगे, और अपोजिट में है तो इसके नेगेटिव ले जाएंगे। चाहे हम इसको कैसे भी तरह ड्रॉ करें, इधर को करें या इधर को करें। सिमिलरली यहाँ भी इस एरो को चाहे आप क्लॉकवाइज ड्रॉ कर लीजिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ कर लीजिए, लेकिन इस एरो की डायरेक्शन में जो भी करंट या EMF होंगे वो पॉजिटिव ले जाएंगे, इसके अपोजिट होंगे तो नेगेटिव ले जाएंगे। तो चलिए बंद पास जो दूसरा है उसमें लगाएंगे, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन इसी उसमें आ रही है, तो ये E2 होगा। और इसमें रेजिस्टेंस R3 है और R2 है। तो R3 में भी जो करंट यहाँ पर ये है वो कौन सी है, वो I1 प्लस I2 यहाँ पर ये है। और प्लस में R2 में करंट यहाँ पर I2 गई है। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो इस तरह से हम
किसी भी सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और वहाँ से एक एक रेजिस्टेंस के अंदर करंट वोल्टेज की गणना हम वहाँ से कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से किरचॉफ का दूसरा नियम है जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को हल करने के लिए, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ज़्यादा रेजिस्टेंसेस वोल्टेज उसमें होते हैं और हमसे उसको हल करने के लिए पूछा जाता है तो वो आसान नहीं होता है, तो फिर वहाँ पर किरचॉफ्स लॉ ही वहाँ पर हम लगाते हैं। तो और जो किरचॉफ्स लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ इज़ बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये ध्यान रखना पड़ता है, ये कई बार ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में पूछ ली भी जाता है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आज हमने समझा है ये छोटी छोटी चीज़ें इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। इससे आगे जो अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, तो वो होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, और जो हमारा एक एक्सपेरिमेंट होता है कि मीटर सेतु या मीटर ब्रिज जिसको हम बोलते हैं, उसकी हेल्प से कोई अननोन रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज का उसमें एप्लीकेशन लगाएंगे। तो अगली वीडियो के अंदर वो डिस्कस करेंगे। आज इतने रखेंगे। थैंक यू।